मैं नीतू गुप्ता, पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा में पॉलिटिकल साइंस में सहायक आचार्य हूँ। आज मैं आप लोगों को सेकेंड ईयर में जो राजनीति विज्ञान विषय के 2 पेपर राजस्थान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में चलाए जाते हैं, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी देना चाहती हूँ। प्रथम प्रश्न पत्र है राजनीति विज्ञान में विश्व के प्रमुख संविधान, जिसमें हम मुख्यतः विश्व के विभिन्न देशों के जो प्रमुख देश हैं जिनमें कि शासन व्यवस्थाओं का, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं का संचालन होता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और दूसरा पेपर है जिसमें कि हम भारतीय राज व्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। सिलेबस के बाद मैं आप लोगों को एग्ज़ाम के अंदर आने वाले प्रश्न पत्र के पैटर्न के बारे में बताऊंगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 नंबर का होता है। इसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2 भागों में विभाजन होता है, जिसमें प्रथम भाग 40 नंबर का और द्वितीय भाग 60 नंबर का। 40 नंबर वाला जो पोर्शन होता है उसमें शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस और 2-2, 3-3 लाइंस में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं। और 60 नंबर का जो होता है उसमें 60 नंबर के प्रश्न पत्र का विभाजन 6 प्रश्नों में किया जाता है, जिनमें से कि कोई भी 3 प्रश्न आपको करने होते हैं, जो कि 20-20 नंबर के होते हैं। और दोनों प्रश्न पत्रों में इसी तरह से हमको प्रश्न पत्र हल करने होते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि विभिन्न देशों का जो हम संविधान का अध्ययन करते हैं, जिसमें मुख्यतः ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, चीन और स्विट्ज़रलैंड के संविधान का हम अध्ययन करते हैं। हम सभी इस बात को जानते हैं कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति के रूप में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को माना जाता है। प्राचीन काल से लेके अब तक अगर हम शासन व्यवस्थाओं का विभाजन करें तो मुख्यतः 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हम मान सकते हैं। पहली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और दूसरी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो कि आप सब इससे अवगत हैं कि जनता के द्वारा शासन या जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन इसमें किया जाता है। और राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं जो होती हैं उसमें राजा का शासन होता है। प्राचीन काल में एक श्रेष्ठ शासन पद्धति के रूप में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था मानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे करके 18वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी में विश्व परिदृश्य में जो परिवर्तन आया, उसके पश्चात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो श्रेष्ठ शासन पद्धति के रूप में मानी जाती है। विश्व की शासन व्यवस्थाओं के संचालन के स्वरूप को निर्धारित करने में 3-4 देशों की शासन व्यवस्थाओं का जो स्वरूप है उसका मुख्य भूमिका मानी जाती है, जिसमें ब्रिटेन है जो कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था वाला देश हुआ करता था, और धीरे धीरे करके संवैधानिक परिवर्तन या शासन व्यवस्था में वहाँ पे परिवर्तन हुआ और उस देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक प्रकार है, उसमें वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। और दूसरी तरफ हम अमेरिका का उदाहरण ले सकते हैं, जिसने कि विश्व को एक नए शासन व्यवस्था से अवगत कराया, जिसको कि हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का जो विभाजन मुख्यतः संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में किया जाता है, उसका आशय क्या है। क्योंकि अगर हम विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन कर रहे हैं तो उन संविधानों का मूल स्वरूप क्या है, किस पद्धति पर वो संविधान संचालित किए जा रहे हैं, किस आधार पर उन शासन व्यवस्थाओं का संचालन किया जा रहा है, इसको समझना हमारे लिए आवश्यक है। सबसे पहले लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के 2 प्रकार जो हैं वो विश्व में प्रचलित हैं या लोकप्रिय प्रकार है। और भी बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अपने आवश्यकता के अनुसार या अपने संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार शासन व्यवस्थाओं का स्वरूप अपनाया है, जिनमें पहला है संसदात्मक शासन व्यवस्था जो कि ब्रिटेन में प्रचलित है, और दूसरा है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो कि अमेरिका में प्रचलित है। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इन दोनों शासन व्यवस्थाओं में अंतर क्या है। आप सब ने इस बारे में अध्ययन किया हुआ है पहले भी कि सरकार के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के बारे में आप जानते हैं, वो संस्था जो कि कानून बनाने का कार्य करती है। कार्यपालिका जो कि कानूनों को क्रियान्वित करने का कार्य करती है, और न्यायपालिका जो कि संविधान की संरक्षा करने का कार्य करती है।
तो संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में मुख्यतः जो अंतर पैदा होता है वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के आपसी संबंधों के आधार पर ही पैदा होता है। जिन देशों में संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है उन देशों में प्रमुख जो आधार होता है संसदीय व्यवस्था का वो है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ी हुई रहती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था बहुमत का शासन होता है। बहुमत के शासन से आशय क्या है कि व्यवस्थापिका के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा। जैसे आप भारत के अंदर देखते हैं, भारत में लोकसभा के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा किया जाता है, जिनको कि हम सांसद के नाम से जानते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा किया जाता है। व्यवस्थापिका के सदस्य किसका चयन करते हैं? कार्यपालिका का चयन करते हैं। यानी व्यवस्थापिका में से ही क्या निकल कर आती है? कार्यपालिका निकल कर आती है। और कार्यपालिका पूरी तरह से अपने कार्यकाल के लिए, अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था की ये प्रमुख विशेषता है कि व्यवस्थापिका का चयन जनता करती है और कार्यपालिका का चयन कौन करता है? व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। यानी इसीलिए इस शासन व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? जनता का शासन। जनता ने चुना सांसदों को और सांसदों ने चुना सरकार को। यानी संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो सरकार होती है वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरी प्रमुख विशेषता संसदात्मक शासन व्यवस्था की होती है कि जो व्यक्ति व्यवस्थापिका का सदस्य है वो कार्यपालिका का होना आवश्यक है, और जो व्यक्ति कार्यपालिका का सदस्य है उसको व्यवस्थापिका का होना आवश्यक है। यानी आपसी मजबूत संबंधों के आधार पर संसदात्मक व्यवस्था कार्य करती है। दूसरा आता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, जो कि अमेरिका में प्रचलित है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था संसदात्मक शासन व्यवस्था से बहुत अलग हट के व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों को निर्धारित करती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था मुख्यतः शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होती है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से आशय क्या है कि सरकार के तीनों अंग अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं और कोई भी एक अंग दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है। अमेरिका के संदर्भ में अगर हम इस व्यवस्था को समझें तो वहाँ पे व्यवस्थापिका कौन है? वहाँ की कांग्रेस, यानी वहाँ की संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। वहाँ की कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति। तो वहाँ पे जो व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य होता है वो कार्यपालिका का सदस्य नहीं बनता है, और जो कार्यपालिका का सदस्य होता है वो कांग्रेस का सदस्य नहीं बनता है। यानी एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व का भाव या एक दूसरे के लिए के अनुसार अपने कार्य करने का जो भाव होता है वो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में नहीं होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत अगर उत्तरदायित्व का सिद्धांत है तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत स्थायित्व का सिद्धांत होता है।